को भी पार्टी संभालनी है, सम्राट चौधरी को भी पार्टी संभालनी है, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ते हैं और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो फिर आप क्यों पीछे जा रहे हैं? मतलब लोगों के अंदर यह संदेश गया कि उनको हार का भय है और इसी वजह से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लीजिए, वो चुनाव नहीं लड़े, कार्यकारी अध्यक्ष की बात कर लीजिए, वो चुनाव नहीं लड़े। तो सारे प्रमुख चेहरे जो जनसुराज के हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से परहेज किया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों के बीच संदेश चला जाता है कि आप सीरियस प्लेयर नहीं है। और देखिए जनता ने जनादेश दे दिया। हम रोकना चाहेंगे आपको, हम तस्वीरें दिखाते हैं लोजपा एलजेपीआर दफ्तर की कि किस तरह से वहां जश्न का माहौल है, बीजेपी दफ्तर में भी जश्न का माहौल है। हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, हम अभी इस वक्त चिराग पासवान के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर भी जीत का जश्न जो है वो मनाया गया है, लेकिन 19 सीट जो है अभी तक लीडिंग हो पाया, मतलब जीत पाए हैं। 29 सीटों पर चुनाव लड़ा थे लोगों। हमारे साथ राजेश भट्ट जी हैं। राजेश जी, क्या अभी का अपडेट है? बिल्कुल बहुत अच्छे परिणाम आए हैं जो हम लोगों की चाहत के मुताबिक है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बिहार की जनता ने पूरी तरह स्वीकारा है और उस पर मुहर लगाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव मिलकर एक करिश्माई जो है प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने दिया है। तो यह मैं समझता हूं कि बिहार के विकास की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। चूंकि ये चुनाव जो हो रहा था बिहार विधानसभा का, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार की जनता चुनाव लड़ रही थी और इसमें जो जीत मिली है निश्चित तौर पर उसका श्रेय बिहार की जनता को जाता जाना चाह रहे हैं। जो 19 सीट पर जो है अभी तक जीत दर्ज हुआ है, बाकी जो 9 सीटें वो हार गए और मतगणना चल रही है। मतगणना कहीं कहीं चल रही है, मतगणना चल रही है। क्या लग रहा है, कितना अनुमान है, आप लोग क्या देखते हैं? देखिए, वो तो चुनाव के परिणाम है। जो ईवीएम में बंद है उस पर मैं पहले से कुछ कहूँ, लेकिन एक चीज तो हो सकता है, लेकिन ये तय मानिए कि उन पर भी सकारात्मक ही परिणाम आएंगे। 100% स्ट्राइक रेट तो नहीं देखने को मिला इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए, 100% स्ट्राइक रेट का कोई दावा तो नहीं कर सकता, कोई पेटेंट तो है नहीं किसी का भी। लेकिन हाँ, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, यह आशीर्वाद भी मैं समझता हूँ कम नहीं है और हम लोग अब काम करेंगे, आगे इससे भी अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए, तो अजय जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या लग रहा है? 19 सीट जो है अभी तक आप लोग जीत पाए हैं, लेकिन अगर बात किया जाए लोकसभा की तरह अगर 100% स्ट्राइक रेट की तो वो तो हुआ नहीं। कैसे अभी 18 सीट 19 सीटों पे जीत दर्ज की है और कुछ सीटों पे रिकाउंटिंग चल रहा है। अब देखिए, लेट अस सी, हम लोग वेट एंड वॉच। निश्चित तौर पर लोग अब तरीके जो आए हैं मतगणना के बाद, जो रिजल्ट हम लोग के सामने आए हैं, निश्चित तौर पर प्रत्याशित है। बिहार की जनता ने विकास के नाम पे मोहर लगा दी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पे जो हम लोग का विजन थी और हमारे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री, उनके जो है विकास के कार्यों के लेकर के उनको जनता ने। बाकी जो सीट जो फर्स्ट नजर आ रहे हैं या 9 सीट जो अभी तक जहाँ और इंतजार कीजिए, और भी परिणाम अच्छे परिणाम आएंगे। जन क्या रहा, मतलब प्रत्याशी के चयन में विलंब, या मानते हैं परफेक्ट प्रत्याशी नहीं होना, या फिर क्या चीजों की चर्चा नहीं होनी है अभी। बिल्कुल सही प्रत्याशी हम लोग उतारे और उसके सामने परिणाम भी सामने बनता है। कुछ घंटे और इंतजार कीजिए तो और भी बिल्कुल प्रत्याशी रिजल्ट सामने आएंगे। चलिए, हमारे साथ अजय जी थे और राजेश जी थे। हम भी इस वक्त चिराग पासवान के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी जो है जीत का जश्न का जो है माहौल वो देखने को मिला है और ऐसे में 19 सीट जो है अभी तक चिराग पासवान के पार्टी से जो भी कैंडिडेट लड़ रहे थे वो 19 जो है सीट वो लीडिंग है। बाकी पर जो है काउंटिंग चल रही है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बातें होंगी। हीरा वल्लभ के साथ पटना। तो जश्न का माहौल एलजेपीआर दफ्तर में हमारे साथ पटना स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, लगता है बिहार की सियासत अब बदलेगी, अब बिहार को बदलना पड़ेगा, वहां के राजनेताओं को भी बदलना पड़ेगा। और नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन लगता है विपक्ष को, कांग्रेस को इस ये बात समझ में नहीं आई थी। अब जनता के जनादेश ने ये बात समझा दी है। बिल्कुल समझा दी है और वो लोग ज्यादा मतलब हवाई ही थे। 2 युवा
चेहरा उनका नेतृत्व कर रहे थे, मगर ग्राउंड रियलिटी का उनको बहुत ज़्यादा एहसास नहीं था। मुझको लगता है कि मतलब उनका नेतृत्व जो है दिशाहीन था, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था। जिस तरह तेजस्वी यादव का नाम भी घोषणा करने में इतना असमंजस, इतना खींचातानी हुआ, इससे साफ लगता है कि सामंजस्य की भी कमी थी। कॉन्फिडेंट खुद भी नहीं थे, शोर तो मचा रहे थे, मगर मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो कुछ कर पाएंगे ज़्यादा। और मैं फिर बार बार कहता हूँ कि लालू यादव के नहीं सक्रिय होने के कारण उनको उतना ज़्यादा नहीं मिल सका सीट, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने अभी मैच नहीं है, बच्चे हैं अभी। नीतीश कुमार और लालू यादव यानी आरजेडी और जेडीयू के फर्क को हम इससे भी समझ सकते हैं। ये देखिए, सासाराम में आरजेडी ने एक प्रत्याशी को टिकट दिया, हालांकि वो चुनाव हार रहे हैं। 21 साल से डकैती के आरोप में फरार थे, उन्हें चुनकर टिकट दिया जाता है। दूसरी तरफ देखिए, एक एग्जाम्पल गोपाल मंडल का है, वो लगातार जीतते थे, दबंग और लोकप्रिय विधायक थे, लेकिन जिस तरह से हरकतें वो कर रहे थे, कभी ट्रेन में कम कपड़ों में दिखाई देते थे तो होली पर महिलाओं के बीच में अश्लील गीत गाते थे। नतीजा नीतीश कुमार ने टिकट काट दिया, और शायद यही वो वजह है जो बिहार में समझने की बात है। संजय जी, बिल्कुल सही बोला आपने। नीतीश कुमार का नो नॉनसेंस मैन के रूप में उनकी पहचान है। वो इस तरह के चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं और समय आने पर सही उसका उपाय कर देते हैं। उनके पार्टी में किसी को इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है कि इस तरह के करें, और जो करने पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम लोगों ने 20 साल में देखा है। अब बिल्कुल, तो अब बिहार को बदलना होगा, ये नतीजे बता रहे हैं। राकेश जी, अब लगता है राजनीति का जो ढर्रा है वो भी बदल जाएगा। अभी तक बिहार जातिगत समीकरणों को लेकर जाना जाता था, लेकिन देखिए इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में यादव बहुल 4 सीटों पर बीजेपी जीत के करीब है। 2022 में यूपी में भी यादव बहुल सीटों पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था इटावा बेल्ट में, और देखिए बिहार में भी ये होता हुआ दिखा है। यानी ये बताता है कि एमवाई समीकरण पूरी तरह से टूट रहा है, और अब जो यादव वोटर्स हैं वो भी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। देखिए, जब भी आप किसी समीकरण की बात करते हैं तो वो कन्वर्जन रेट जो है वो 100% होता है जी। प्लस कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां यादव की बहुलता है, लेकिन फिर जब बाकी जातियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर जो है जीत उनको मिल जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो है वो बिहार में नहीं है जहां 50% यादव हो, ऐसा कोई भी सीट नहीं है। तो नेचुरली अगर एक तरफ जो है 32-33% हाईएस्ट है, मनेर की बात कर लीजिए, वहां पर आपको दिखेगा, और वो परिणाम में भी आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें जो है वो एक तरफ होती हैं, लेकिन कई जो होते हैं 80% के आसपास आप मैक्सिमम कन्वर्जन देखते हैं कि वो टर्न होता है एक तरफ, लेकिन बाकी दूसरी तरफ जाते हैं। तो चुनाव में कई बार समीकरण काम आते हैं, कई बार कुछ इमोशंस काम आ जाते हैं, और कई बार जो है कुछ ऐसे लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो कि पार्टियों के काम आ जाते हैं। तो वही चीज इस चुनाव में देखिए तो इन सब का समन्वय दिखा है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको दिखेगा कि जातीय समीकरण ऐसा कुछ नहीं है। मधुबनी की सीट की मैं बात करता हूं, माधव आनंद वहां से चुनाव लड़ रहे थे, सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बातें कर रहे थे कि वहां पर भूमिहार कैंडिडेट क्या करेगा, उससे बेटर तो जनसुराज ने प्रत्याशी दिया है, ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, उनकी संख्या अच्छी है, तो यहां पर जो है कोई मुश्किल ही नहीं होने वाली है समीर महासेठ के लिए। लेकिन परिणाम बदल गया, तो वहां पर कोई जाति का जो समीकरण था वो काम नहीं आता है। तो कई सीटें ऐसी होती हैं, हर चुनाव में जो है आपको दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं, वही इस बार भी चुनाव में हुआ। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हम लोगों को भी एक पत्रकार के तौर पर स्वीकार करनी चाहिए कि सुनामी चल रही है, इसका अंदाजा हम लोगों को भी नहीं था। हम लोगों ने भी कहा था कि 155 तक सीटें आ सकती हैं, लेकिन ये डबल सेंचुरी लग जाएगी ये हमने भी नहीं सोचा था, और इसको पढ़ने में हम लोगों से भी गलती हुई। एक बार अमित शाह जी ने भी कहा था कि 160-70 सीटें आएंगी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि ये 200 सीटें हो जाएंगी, मतलब कि ये सुनामी था।
और जिसको कि पढ़ने में लोगों ने गलती की। और इसमें मैं वही कहता हूं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, जो नीतीश कुमार हैं केंद्र में, ये राज्य में, वो एक मजबूत चेहरा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, वो एक मजबूत चेहरा है। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं एक साथ तो वो बहुत इनविंसिबल स्थिति बन जाती है एनडीए के लिए, और वही चीज देखने को मिला है। और आप देखिए कि परिणाम सामने है। 2020 में चिराग पासवान चूंकि नहीं थे और हमने देखा कि लगभग 35 सीटें जो हैं उस वक्त इस तरह से जो है नुकसान उठाना पड़ा था जेडीयू को। अगर आप उन सीटों को जोड़ लीजिए तो पिछली बार भी जो है वो 160 प्लस ही जाता। तो जब तक ये समीकरण रहेगा कि बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक तरफ, तो परिणाम इसी तरह का आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो एकजुटता और एकता का जो संदेश दिया गया था, बीजेपी ने इस पर काफी मेहनत की थी। अमित शाह लगातार इस पर वर्क कर रहे थे। बीजेपी के कई आला नेता बिहार में मौजूद थे और देखिए जो चर्चाएं चल रही थी कि कभी जीतन राम मांझी नाराज हो गए, कभी लोजपा के चिराग पासवान नाराज हो गए, लेकिन सबको साथ लिया गया था और उसी का सुखद परिणाम इस तरह से सामने आया है। संजय जी, ये जो समीकरण रहे, ये जो गठबंधन का समीकरण रहा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल रहा। वैसे वो लोग बोल भी रहे थे कि हम लोग 5 पांडव हैं, पांचों पांडव साथ में भी चल रहे थे और इसे कोई भी इस तरह इधर उधर की बात नहीं हो रही थी। तो एकजुटता बिल्कुल एक क्लियर संदेश था और लोग उसको पसंद भी किए कि ये लोग एकजुट हैं और एक स्वर में बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात रही है नतीजों में। और देखिए अब कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़े हैं, अब महागठबंधन 31 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। राकेश जी, अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ सीटों में काफी करीबी मुकाबला है। कितनी सीटें हैं ऐसी जहां अभी भी 5-7 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि एनडीए 207 पर है अभी। वही चीजें आप देखिए जो चीजें फ्लोट कर रही हैं, तो आप परिणाम देखिएगा तो 205 से 210-12 तक जो है कभी एनडीए पहुंचता है और फिर वो घटकर 205 तक आ जाता है। इसी तरह से 27 से 28 से 33 के बीच जो है वो महागठबंधन की सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो कहने का मतलब कि अब सिर्फ 5-7 सीटें ही बची हुई हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादातर सीटों के परिणाम भी आ गए हैं। तो अब बहुत कुछ फेरबदल होने की कोई संभावना नहीं दिखती और मुझे लगता है कि अब एनडीए कम से कम जो है डबल सेंचुरी के स्कोर पर तो रहने जा रहा है। महागठबंधन के सामने जो चैलेंज है कि वो इसको कहां तक बढ़ाकर ले जाते हैं, 35-36 या फिर वो 30 पे सिमट जाते हैं, ये देखना जो है एक दिलचस्प बात होगी। तो आप देखिए प्रधानमंत्री भी अब पहुंच रहे हैं दिल्ली में, वहां पर भाजपा कार्यालय में जो विजुअल्स जो है मुझे लगता है कि वो पहुंच रहे हैं। तो बहुत जल्दी वहां पर प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे, राजनाथ सिंह भी हैं साथ में। तो ये चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। जहां तक बिहार चुनाव की बात है तो एक थंपिंग मेजॉरिटी जो है वो एनडीए के लिए है और अभी महागठबंधन के लिए इस चुनाव से जीत नहीं सके हैं। तो मिला है, सबक मिला है और हमको लगता है कि उसको वो समझेंगे और फिर जो एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाएंगे आगे और फिर अपना विस्तार करेंगे। राजनीति में और लोकतंत्र में यही इस चीज़ को खूबसूरत बनाती है। यही चीज़ें जो है एक बार किसी की जय हो जाती है, दूसरी बार कोई और जीत जाता है। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। तो ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए इसी तरह से। बिल्कुल। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बीजेपी 92 सीटों पर, जेडीयू 84 सीटों पर। कुल मिलाकर ये आंकड़े एलजेपी को मिलाकर 207 पर आकर ठहर रहे हैं। आरजेडी 24 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर, कुल मिलाकर 31 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि अंतिम आंकड़ा कहां जाकर रुकता है, क्योंकि अब लगता है कि 2-3 सीटें भी अगर इधर उधर हो सकती हैं तो एनडीए 210 सीटों पर जाकर थमेगा। मैं नित्यानंद राय जी को भी जो दिन रात मेहनत करके और सूक्ष्म प्रबंधन से इस चुनाव को अंजाम देने का काम किया और विशेष करके जो हमारे पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। हमें भी इंतजार है
जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे हम वहां की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। और फिलहाल संजय जी पटना स्टूडियो में हमारे जो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मैं अपने कार्यकर्ता, देश तुल्य कार्यकर्ता को भी मैं बहुत बहुत